हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे नए फीचर के बारे में जो कि है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड। भारत के संविधान ने देखो यूएएफ के प्रिंसिपल को अपनाया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उसके प्रोसेस को पूरा करने के लिए। बहुत इजी है ये, इसमें कुछ डिबेट की चर्चा नहीं है। हर एक भारत का नागरिक जो 18 साल से एटलीस्ट कम ना हो उसको शुरू में दिया गया था राइट टू वोट, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी आपकी जाति हो, धर्म हो, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, लिटरेसी, कितने भी पढ़े लिखे हो, कुछ कितनी भी आपकी वेल्थ है, किसी भी फैक्टर को रखा नहीं जाएगा ये वाला राइट आपको देने के लिए कि आप वोटिंग कर सकते हो। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिवर्सल का। यहाँ पर ये मतलब है सबको दिया जाएगा। एडल्ट की यहाँ पर डेफिनेशन है, शुरू में था 18 साल वालों को मिल जाता था, और राइट टू वोट की पावर फ्रेंचाइज आपकी। बाद में क्या हुआ सॉरी एक बात में उल्टी बोल गया, सॉरी। शुरू में जब ये था ये 21 साल था, ठीक है। 18 साल आज के टाइम में, बैकग्राउंड इसका 21 साल है। बाद में क्या हुआ, हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 का, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया। शुरू में पहले 21 ईयर्स था, बाद में घटाकर हो गया 18 साल, ठीक है। बाद में घटाकर हो गया 18 साल। कब हुआ ये? 1988 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 61st था, और 1989 से इस बात को लागू कर दिया गया। अब चलो पीछे चल के देखते हैं एक बारी इस अमेंडमेंट एक्ट को। जो हम वहाँ पढ़ के आए हैं वो यहीं पर है, देखो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी। शुरू में 21 साल थी, बाद में 18 साल कर दी गई लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए, ठीक है। देखो, इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए भी बोला जाता है, ये वाला जो यूएएफ का प्रिंसिपल था, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल था ना, संविधान निर्माताओं ने ये जो इंट्रोड्यूस करा ना, ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था। और कंट्री के वास्ट साइज को देखते हुए हमने शुरू में ही 21 साल की जो एज अटेन कर ले, जो एडल्ट की डेफिनेशन के अंदर आ जाए, उसको वोटिंग राइट्स दे देना। सबसे बड़ी बात ये, सबसे प्यारी बात ये, कास्ट नहीं देख, मतलब किसी भी फैक्टर को बीच में लाना नहीं है कि कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, पर्सन की एक हाथ है कि नहीं है, आँख है कि नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा रंग का है, वो औरत है, मर्द है, कुछ भी है। हमने वोटिंग राइट सबको दिए, सारे फैक्टर्स को नज़रअंदाज करते हुए। सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या कि शुरू में हमने एक ही बात को रखा कि वो इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए। आज तक ये वाली बात कायम है, बस चेंज ये आया कि शुरू में 21 साल और अब ये खिसक कर 18 साल। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 61st अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो कंट्री की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को देखते हुए, उस टाइम पर इतनी गरीबी को देखते हुए, जो सामाजिक असमानताएं थी, सोशल इनक्वालिटीज़ थी, और ओवरऑल कोई भी ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इन सारे फैक्टर्स को ना देखते हुए वोट करने का अधिकार हमने सबको दिया, किसी को उससे वंचित नहीं रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। 14th पॉइंट, यहाँ पर देखो। अब अगर हम अपनी कंट्री को ये बोले ना कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो तारीफ इसकी देखो कैसे होगी। इवन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या होता है, राइट टू वोट जो है ना दोस्तों, वो ना ग्रेजुअल तरीके से एक्सटेंड करा गया, धीरे धीरे करते। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने वोटिंग राइट्स दिए औरतों को 1920 में, ब्रिटेन ने 1928 में। अब देखो, एक बार बताओ, रुक जाओ यहाँ से, ये वाला फैक्ट ऐसे ही मत छोड़ के जाओ। यूएसए आज़ाद कब हुआ था? यहाँ पर वोटिंग राइट्स कब मिल रहे हैं? 1920 में। कितनी सेंचुरीज का फर्क आ गया बीच में? ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी बोल सकता हूँ। 1800 का साल तो पूरा गया, 1920 में जाकर दे रहा है औरतों को। ब्रिटेन ने 1928 में, जहाँ से हमने वो बोरो करी, देख रहे हो आज़ादी हमारी कितनी पास थी इनसे, 1947, औरतों का अधिकार तब मिलते हैं। यूएसएसआर, जिसको रशिया कहते हैं हम लोग, 1936 में 47 में हमारा देश आज़ाद होता है। फ्रांस में हमारे आज़ादी के 2 साल पहले, इटली में हमारी आज़ादी के 1 साल बाद, और स्विट्ज़रलैंड में हमारी आज़ादी के काफ़ी साल बाद।
तो बताओ महान कौन हुआ? हम। समझ गए? यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज ने हमारे देश की लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड रूप दिया, जिससे कॉमन इंसान को भी, आम आदमी को भी ये एहसास हुआ कि भैया उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी एक इज्जत है, उसकी भी एक मान मर्यादा है। कैसे? ये मैं बताता हूँ। हर एक पर्सन का वोट काउंट होता है। शहरों में आपने शायद से वोटिंग मतलब इलेक्शंस का प्रचार इतना नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग जो रूरल एरिया से या फिर सब अर्बन एरिया से जो बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा जब चुनाव के टाइम पे कैसे घरों घरों में बातें होती, एक एक पर्सन को प्रणाम करा जाता है, सबके पैर छुए जाता है ताकि इस फैमिली के सारे लोग हमें वोट देते हैं। देखा होगा ना चुनाव के टाइम पे माहौल कैसा हो जाता है, सब जानते हो इस चीज़ से, रूबरू हो, सब रूबरू हो, सबको पता है, फैमिलियर हो, है ना? तो यहाँ पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल हम लोग अपहोल्ड करते हैं कि यार किसी भी चीज़, ये देखो ना ऊपर इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं कि कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, लिटरेसी, हमने हर एक पर्सन इक्वल तरीके से ट्रीट करा व्हेन इट कम्स टू गिविंग देम द वोटिंग राइट्स। और इससे माइनॉरिटीज़ जो थे वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और नई उम्मीदें जागी वीकर सेक्शंस के अंदर और उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कैसे? बात सिर्फ वोट करने की नहीं थी, बात इलेक्शंस में खड़े होने की भी थी। कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना, खुद भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पर्सन बन सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज से आप क्या समझे कि सिर्फ ये वोटिंग करना होता है या इलेक्शन में खड़े भी होना होता है? बताओ इससे क्या समझे? बोथ सर, ठीक है, वेरी गुड। अब सिंगल सिटीजनशिप, ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है, ये अच्छा कंसेप्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये देखा था, भारत का संविधान वैसे तो अपनी स्पिरिट में फेडरल है। फेडरल मतलब क्या? वो पावर डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। और हम लोग डुअल पॉलिटी को भी फॉलो करते हैं, यानी कि एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पूरे देश का होता है, पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर कंट्री, और स्टेट्स में भी विधानसभा, विधान परिषद होती है, और पॉलिटी जो है वो स्टेट लेवल पे भी, जैसे देश को पूरा संभालने के लिए पीएम, स्टेट में सीएम। डुअल पॉलिटी और फेडरल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करते हैं। डुअल सिटीजनशिप फॉलो होती है कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉलो होती है। हम लोग फॉलो करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते हैं सिंगल सिटीजनशिप को, सिंगल सिटीजनशिप को। हाँ मयूर बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड, कि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो बाइकैम्पलिज्म का है। जैसे जो बाइकैम्पलिज्म का कंसेप्ट ये होता है कि ये वाला कंसेप्ट सिर्फ एक ही जगह लागू होता है। वैसे मयूर लॉ मेकिंग बॉडी हमारे बाइकैमरल है, 2 हाउसेस होते हैं, लेकिन सिटीजनशिप हमारे 2 नहीं होती हैं। अमेरिका की पहले बात जानते हैं कि डुअल सिटीजनशिप भी होता है क्या किसी कंट्री के अंदर? जी हाँ, अमेरिका के अंदर होता है। अमेरिका के अंदर क्या होता है, जैसे अमेरिका की एक सिटी का मैं नाम लेता हूँ, जैसे न्यूयॉर्क या बॉस्टन या फ्लोरिडा या वॉशिंगटन डीसी। जब आप इनके नागरिक होते हो ना, तो आपके पास जैसे हमारा एक पैन कार्ड होता है, वो पूरा कॉमन होता है, हम भारत के नागरिक हैं। यहां पर ना ऐसा मान लो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की तरह एक बंदे के पास न्यूयॉर्क का कार्ड है, और जब वो देश के बाहर फ्लाई कर रहा है, किसी और कंट्री जा रहा है, कुछ पढ़ने जा रहा है, तब यूएसए का कार्ड भी उसके पास है कि वो सिटीजन है यूएसए का। और यूएसए में कहाँ का सिटीजन है? न्यूयॉर्क का। हमें क्या बताना पड़ता है? जिसमें ओडिशा से है, मैं और मयूर दिल्ली से हैं, अंकिता महाराष्ट्र से है। हमारे पास ऐसे कोई कार्ड है क्या 2-2 आधार कार्ड के, दिल्ली के अलग, महाराष्ट्र के अलग, ओडिशा के अलग, पंजाब के अलग और इंडिया के अलग? बताओ ऐसा कुछ है? नहीं ना। तो हर एक पर्सन जो है ना कि वहाँ पर सिर्फ अमेरिका का नागरिक है, बल्कि उसकी नागरिकता जो है कार्ड की फॉर्म में, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, वो बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर स्टेट से भी, वहाँ पर भी उसकी नागरिकता अमेरिका के रेसिडेंट की सिद्ध होती है। यानी कि उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ही ओज एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना या किसी के लिए जवाबदेही होना। यानी कि अगर उसने कुछ भी कर्मकांड कर दिया तो सबसे पहले वो तो ये जाना जाएगा कि अमेरिका का नागरिक है, जी हाँ, उसके बाद कौन सी स्टेट का नागरिक है। अब उससे होता क्या है, हर एक स्टेट में, अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ कितनी स्टेट्स हैं? कोई आइडिया किसी को? 50, ठीक है। उधर के जैसे हमारे हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, उधर के हाई कोर्ट को मैंने तुम्हें बताया था क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और पूरे देश में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, अमेरिका में क्या बोलते हैं उसको? फेडरल कोर्ट।
वहाँ का अगर जैसे न्यूयॉर्क के किसी पर्सन ने किसी और स्टेट के अंदर कांड कर लिया ना, तो उसका केस ना उस स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में चलता है, जब उसको पकड़ा जाता है कि यार अच्छा ये न्यूयॉर्क का नागरिक है। और वहाँ पर दो सेट ऑफ राइट्स उस पर्सन को मिलते हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट जो कि पूरे वो अमेरिका का है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया के अंदर हर एक सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट टू विच ही और शी बिलोंग्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट टू विच ही और शी बिलोंग्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडोमान, कहीं पर भी पर्सन किसी भी स्टेट यूटी से बिलोंग करता हो, वो कहीं पर भी बॉर्न हुआ हो, किसी भी गली मोहल्ले कहीं पर भी रहता हो, चाहे टेम्पररी चाहे परमानेंटली, वो ना अलग अलग राइट्स एंजॉय नहीं करता। पूरे भारत में चारों दिशाओं में उसके सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स रहते हैं, सेम तरह की उसकी सिटीजनशिप राइट्स रहते हैं ऑल ओवर द कंट्री। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है कि वो पर्सन उड़ीसा से है, केरला से है, महाराष्ट्र से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, गुजरात से है, कहीं से भी है, यूपी से है, एमपी से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि सिंगल सिटीजनशिप दी गई है नागरिकों को और सबके यूनिफॉर्म राइट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में एक गलत चीज़ देखने को मिलती है। जब इतना कुछ हमने कर रखा है कि सिंगल सिटीजनशिप बता रखा है, एक यूनिफॉर्म राइट है, जैसे कि मैंने बोला था इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाले टॉपिक में भी मैंने ये वाली बात बताई थी। अगर किसी का मद्रास हाई कोर्ट में केस चल रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो अलग अलग तरीके से कोर्ट अपना अपना प्रोसीजर तो नहीं बनाएंगे ना, कि मद्रास हाई कोर्ट में अलग प्रोसीजर डाइवर्स को और दिल्ली हाई कोर्ट में अलग बताओ, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना। ऐसी राइट्स भी आप जानते हो सबके लिए कॉमन है सारे, कि कोई किसी का भी नागरिक को कुछ भी हो। अब ऐसा ही होता ना अंकिता, महाराष्ट्र में कैसा होता है, हमारे जैसे दिल्ली में, यूपी में, एमपी में ऐसा नहीं होता कि लाल जो रेड लाइट है आप उसको क्रॉस कर जाओ। महाराष्ट्र में लाओ है कि सिटीजन को कि उनके राइट्स अलग हैं, कि वो रेड लाइट पे रुकेंगे नहीं, वो क्रॉस कर सकते हैं आराम से बिना चालान के, ऐसा कुछ है क्या? या फिर वहाँ पर हेलमेट नहीं पहनना किसी को भी, या सीट बेल्ट नहीं लगा ली, ऐसा कुछ है क्या रूल? नहीं ना। ये तो पूरे इंडिया में सबके लिए कॉमन है ना। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ है क्या? केरला में कुछ ऐसा है क्या? अच्छा, अंडोमान निकोबार की रोडों पे अगर मैं घूम रहा हूँ, मान लो वहाँ पर कोई रेड लाइट है, तो मैं वहाँ नहीं रुकूंगा क्या? कॉमन राइट्स होने के बावजूद भी, यूनिफॉर्म राइट्स होने के बावजूद भी हमारे देश में कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं, लाइक कम्युनल राइट्स, क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर्स, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, लैंग्वेज को लेकर इतने धरना प्रदर्शन वगैरह, और एथनिक डिस्प्यूट्स। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो हमारा एक गोल देखा था कि सारे लोग इस देश के डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी सब लोग यूनाइटेड रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे, ये कंप्लीट तरीके से आज भी रियलाइज़ नहीं हो सका है, ये गोल आज भी फुलफिल नहीं हो सका है कंप्लीट तरीके से। वरना अगर होता तो ये दंगे वगैरह और ये सब देखने को नहीं मिलते। समझ गए? भारत के संविधान में नेक्स्ट फीचर हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सेकेंड फीचर, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। भारत के संविधान ने सिर्फ हमें ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल ऑर्गन्स नहीं दे रखे हैं, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हमें सौंप रखी हैं। ठीक है। और ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल ऑर्गन आप जानते हो सेंट्रल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं। मुझे जल्दी फटाफट बता दो, लेजिस्लेटिव ऑर्गन सेंट्रल लेवल पे क्या, स्टेट लेवल पे क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। पार्लियामेंट बोलो, सिर्फ पार्लियामेंट बोलो सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या? वेरी गुड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यूनियन लेवल पे क्या? यूनियन लेवल पे क्या? यूनियन गवर्नमेंट प्लस प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल पे क्या? स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नर। ठीक है। जुडिशल ऑर्गन क्या? सेंट्रल लेवल पे क्या? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे क्या? हाई कोर्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, लेट मी चेक योर कैलिबर। अंकिता या अमित, आप बताओ। अमित आप बताना, प्रेसिडेंट ज़्यादा बड़ा कि गवर्नर ज़्यादा बड़ा? अंकिता, लोकसभा ज़्यादा बड़ी होती है, विधानसभा ज़्यादा बड़ी होती है? अपनी अपनी जगह। अनुज, विधायक ज़्यादा बड़ा या सांसद ज़्यादा बड़ा? शैली, विधायक ज़्यादा बड़ा, सांसद ज़्यादा बड़ा? अपनी अपनी जगह दोनों पावरफुल है। एक क्लर्क ज़्यादा बड़ा या आईपीएस ऑफिसर ज़्यादा बड़ा? अरे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, अपनी अपनी जगह भाई, अपनी अपनी जगह।
यार फिर एक बार बताओ, अच्छा फिर एक बार, फिर ये सारे डिफरेंस आपने क्यों बोले फिर अपनी अपनी जगह? फिर ऐसे तो फिर गवर्नर का कुछ भी नहीं, प्रेसिडेंट बोलता है उसको स्टेट में इमरजेंसी लगाने के लिए, फिर तो उसको मिली है ना, क्लर्क को ड्यूटीज वो मिली हैं, तो छोटी थोड़ी ना उसके लिए, वो अपनी अपने वे ऑफ लाइफ में वो फंक्शन कर रहा है। अच्छा ये तो वही वाली बात, अच्छा एक ये तो वही वाली बात हो गई। मैं जैसे एक बात बताओ, अंबानी ज़्यादा बड़ा या मैं ज़्यादा बड़ा अपनी पोजीशन में? मैं लाइफ भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी अपनी जगह भाई मस्त है। एक ज़्यादा सक्सेसफुल होकर डिप्रेशन में चले जाना और कुछ कर लेना वो ज़्यादा मस्त लाइफ है, या फिर एक नॉर्मल तरीके से वो रहना और बेटर लाइफ ज़िंदगी बिताना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, हंसी मजाक करते रहना, वो ज़्यादा बेटर ज़िंदगी है? बताओ, ये चीज़ है। ठीक है, तो शैली नेवर एवर गिव सेम टोन रखा करो आंसर की, पॉलिटी में मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, बिकॉज बिकॉज सिविल सर्वेंट कौन होता है बताओ? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ IAS IPS सिविल सर्वेंट होते हैं? ये सब सिविल सर्वेंट है, जो सिविल सर्विस कर रहा है वो सर्वेंट है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एक तरीके से ये बोलवर्क्स की तरह काम करती है। व्हाट आर बोलवर्क्स? कोई जानता है इसका मतलब? ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज जो हैं ये बोलवर्क्स की तरह काम करती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बोलवर्क्स? इसको बल्क या बुल्क वर्क्स नहीं बोलते, द प्रोनाउंसिएशन है बोलवर्क्स। बोलवर्क्स क्यों, क्या होता है? सॉरी, मतलब पहले ये बताओ क्या होता है इसका मतलब? एनी आइडिया? किसी को भी कोई आइडिया? दीवारें, जैसे एक तरह की दीवार नहीं होती जैसे किसी संकट से बचाती हैं, ये ठीक है दीवारें। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो, सुरक्षा कवच, वेरी गुड। बोलवर्क, डिफेंसिव वॉल, देख लो, डिफेंसिव वॉल। इसको अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना, एक प्रकार से बांध क्या करती है? बांध क्या करती है? डैम क्या करती है? ओवरफ्लो। हाँ, वेरी गुड ब्रिलियंट यार। एक्सट्रीम फ्लो को रोकती है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम फ्लो किसका हो सकता है? ये बाकी सारे ऑर्गन्स का। तो हमने कुछ और भी चीज़ें किया। भाई एक बार बताओ, जनता को सिर्फ इसी से क्या लेना देना है अंकिता? बताओ मुझे जरा शैली, कि सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से काम हो जाएगा, पूरा देश चल जाएगा और कुछ भी प्रोसेस नहीं होता इसके अलावा? कानून बनते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और जुडिशरी पनिश कर देता है जिनको वायलेट कर। बस यही 3 प्रक्रिया होती है हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर, और कोई ज़रूरत नहीं होती हमें किसी चीज़ की, है ना? हाँ, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इंश्योर करता है, सबसे पहली बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी। अच्छा, इंडिपेंडेंट से तुम लोग क्या समझे हो? इंडिपेंडेंट मतलब इनको अपनी पावर, हाँ वेरी गुड, ब्रिलियंट यार। पावर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, ये लोग अपनी पावर के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे निर्भर नहीं है। शाबाश बिस्में। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के। अच्छा एक बात और याद रखना, यूनियन इलेक्शन कमीशन है, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन भी कंडक्ट करवाता है और स्टेट लेजिस्लेचर के भी। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में लिख देना, जो पंचायत या जो म्यूनसिपैलिटीज होती है लोकल, ये जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, इनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये वाली बात याद रखना। एक सेकंड। स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उनके इलेक्शन भी मैं बोल रहा हूँ यूनियन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, इसमें गलती मत कर देना। कई बार फंसा चुका है बड़े सारे एग्जाम्स इन सारी स्टेटमेंट्स में कि यूनियन ये इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाती है पार्लियामेंट के इलेक्शंस, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन। जी नहीं, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। सेपरेट चैप्टर है उसके अंदर, तो और डिटेल में सीख जाओगे ऐसा क्यों, लेकिन अभी के लिए इतनी बात याद रखना। अब बोलो इसमें क्या बोल रहे थे? चलो आगे। दूसरा है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग की आप जानते हो, कैग भाई बहुत बढ़िया बंदा होता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। कैग की जब रिपोर्ट आती है ना, ऑडिट रिपोर्ट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की हालत ख़राब रहती है, डरे होते हैं ये, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में क्या पता लगता है कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को,
वो एक तरीके से सरकार, जो जनता का बटुआ होता है ना, जो पर्स होता है, यानी कि हम जो टैक्स वैक्स देकर जो पैसा भर रहे हैं वो करके, वो उसका गार्जियन होता है कि सरकार अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि सारे दिल्ली वालों से टैक्स लिया और सरकार ने जाकर फिर लैम्बोर्गिनी और BMW खरीद ली। नहीं जी, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। ही इज़ अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। वो बताता है कि कौन सा पैसा कहाँ पर लगा, और फिर वो कमेंट करता है कि सरकार ने जो भी एक्सपेंडिचर करा इतने इतने समय में, जो भी टाइम ड्यूरेशन की उसकी रिपोर्ट रहती है, वो कितना सही था और क्या वो सही जगह पर स्पेंड हुआ है या फिर ओवर स्पेंडिंग या मिस स्पेंडिंग हुई है। कैग की जब रिपोर्ट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की धज्जियाँ उड़ती हैं अगर उन्होंने सही जगह से पैसा खर्च ना कर रखा हो, क्योंकि क्या है, एक एक सेक्टर और उसको रिपोर्ट देता जाता है। आपने हिंदू में अक्सर देखा होगा या ओनली आइज के एडिटोरियल में सुना होगा, जब वो कहते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, कि एक कैग की रिपोर्ट आई है और उन्होंने बताया कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पे जितना खर्चा होना चाहिए था सरकार ने सही तरीके से उसको खर्च नहीं करा। तो कैग एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उसके बाद साडा प्यार UPSC है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके लिए हम मर रहे हैं, अभी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो UPSC जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट है भाई, ये कि इतनी के भाई सुप्रीम कोर्ट बोल देता है इसको RTI का रिप्लाई कर दो, बच्चों के एग्जाम्स के मार्क्स दिखा दो, उनको पेपर दे दो। ये भाई साहब रिप्लाई नहीं देते। सर जी आपके बोलने से क्या होता है, आप बोलो तो कल को हम आपका एग्जाम ले लें। ये नहीं डरता किसी से, इंडिपेंडेंट बॉडी। सुप्रीम कोर्ट कितने बार बोल चुका है, RTI में बच्चों के मार्क्स दिखा दो, उनको शीट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये कहता भाई ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ बोलता ही नहीं है वो। डर होगा तब तो, डर नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत पावरफुल है। UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूट करने के लिए बंदे बंदियों को, हायर सेंट्रल सर्विसेज में रिक्रूट करने के लिए। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करती है कि डिसिप्लिनरी मैटर्स पे आप एक्शन क्या क्या ले सकते हो। जैसे एक बात बताता हूँ, हम लवासना जाते हैं, प्रेसिडेंट के साथ हमारा फोटोशूट होता है और फर्स्ट डिग्नेटरी जो लवासना में विजिट करते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ऐसा क्यों? एक IAS IPS या सिविल सर्वेंट्स का UPSC वालों का प्रेसिडेंट से क्या लेना देना उनका, कोई मुझे बता सकता है? वैसे तो बहुत गहरा ताल्लुक है, आई होप आप जानते होगे वैसे, लेकिन कोई मुझे आंसर दे सकता है? वेरी गुड। प्रेसिडेंट के नाम से अपॉइंटमेंट जाता है। और हम लोग कौन से डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं जब भी कोई बात हो जाती है हमें, मतलब कुछ भी अगर परेशानी होती है? वेरी गुड, DOPT। क्या फुल फॉर्म होती है DOPT की? डिप डिप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल नहीं, पर्सोनल होता है, पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। मतलब पर्सनल मत लिख देना, बोल पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। पर्सोनल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, पर्सोनल वर्ड का क्या मतलब होता है? पर्सन के लिए ही टर्म यूज होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मेरा चाहिए था MPPSC। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक स्टेट में होता है, जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है स्टेट सर्विस में रिक्रूट करने के लिए और एडवाइस करता है गवर्नर को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। अब देखो, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट PSC होते हैं, ओडिशा PSC, WPSC, और महाराष्ट्र भी अलग होता है, MPPSC होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो वहाँ पर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो उस स्टेट के गवर्नर से आता है, उन सारे DSP SDM वगैरह को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि ये बॉडीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट रूप से बनाई गई थी और वो अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें। और ये वाली चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, याद है? सिर्फ कोर्ट के लिए नहीं, मैंने बताया था ना ये जो चीज़ें, प्रोविजन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, याद आया तुम्हें? मैंने बोला था कि अगर किसी को, अगर आपको ये बताना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम जो चाहे बेझिझक मुझसे बोल सकते हो। ये तब बोल पाओगे ना जब तुम्हें, याद करो वो लेक्चर, कि जब तुम्हें ये भरोसा रहेगा कि तुम्हें आराम से निकाला नहीं जा सकता है सर्विस से, तब बोलोगे ना। तो इनकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन कर रखी है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन। इसलिए एक IAS IPS इतने आराम से बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं, इसलिए वो कभी कभार नेताओं से भिड़ भी जाते हैं, कोई डर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी, इतना आसान नहीं है कि नेता कोई चढ़ गया और इसको मैं निकलवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र तुम बेटा करवा सकते हो, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करवा सकते हो, वो भी अब इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर, ट्रांसफ़र करवा सकते हो, करवाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो मौका मिलेगा घूमने का, एक जगह से दूसरे का, एक जगह से तीसरी जगह। फिक्स सर्विस कंडीशन, और इनके जो भी खर्चे होते हैं ये आसरे नहीं रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कि थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा दे दो, सैलरी नहीं आई, 2 महीने हो गए। इनके सारे एक्सपेंसेस मेट होते हैं फ्रॉम द
खजाना ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। हाँ, इवन स्टेट को भी वहाँ से वो मिलता है, क्योंकि आपको पता है ना वो फाइनेंस कमीशन जो होती है वो पैसा बांटती है। हम यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में एक बार ही देख लेते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है? 15। ये एट प्रेजेंट 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, अगर किसी को डाउट हो तो। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भगवान करे इसी में सेलेक्ट हो जाओ पहली बार में। इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, और यहाँ पर वैसे ऐसा लिखा हुआ है ये IFS, इसको ऐसे लिखते हैं वैसे, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1947 में इंडियन सिविल सर्विस जो थी उसका नाम चेंज करा गया IAS। पहले इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस, जैसे जो एग्जाम का नाम है ना, जैसे तो इंडियन सिविल सर्विस। और इंडियन पुलिस सर्विस को सिर्फ हम लोग बोलते थे इंडियन पुलिस, नाम में दम ही नहीं लग रहा पहले, आज़ादी से पहले, ठीक है। बाद में इनको रिकॉग्नाइज करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एज ऑल इंडिया सर्विसेज। 1963 में तीसरी सर्विस IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएट करी गई और 66 में एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। ये चीज़ है। IFS बाद में आया था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, बाकी की चीज़ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।